आओ इधर अक्षय, सीधे बैठ जाओ, तुम्हारी बातें खत्म ही हो रही। ये साक्षी कंटिन्यूसली बोले जा रही हो, सबसे ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हारी यहाँ तक। तानिया तुम भी कंटिन्यूस बोले जा रही हो। तानिया सिर में दर्द करते हैं, कचर 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 कचर। या तो नीचे आके बात कर लो। बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ है एकदम, जीरो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है एकदम। जैसे बाजारों में चले आते हैं ना मार्केट में, वहाँ कचर 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 होती रहती है, कुछ मैनर्स ही नहीं है, जीरो मैनर्स एकदम। अब ये मुख्यमंत्री वाले परेशान करेंगे, इसी को मैं अपने इस पे स्टार्ट कर देता हूँ। चलो मैं करके देख रहा हूँ एक बार। जाओ मैं पहले पानी निकल आऊँ। नीचे तो आवाज आ रही है। Sit properly, otherwise what you do? You are disturbing whole school. Sit quietly. ये तानिया धमीजा तो अभी भी चुप नहीं है, कुछ भी कह लो, चाहे दुनिया की कोई ताकत आगे कुछ भी कह लो, ये चुप नहीं होंगे। देखो यहाँ पे इसमें आवाज मत करो, है ना, ऑनलाइन चल रहा है, आपकी आवाज ज्यादा आ रही, मेरी कम पहुंच रही है वहां पे, ठीक है नहीं? तो वो दिन जा चुके हैं जो बोलने वाले थे, अब तो कम ही हो तो शांत बैठे रहो। देखो यहाँ पे चैप्टर हाइड्रोजन वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक। नए चैप्टर के लिए बोला था, आज है ना? इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी पार्ट 1, फर्स्ट बुक जो है उसमें है लास्ट चैप्टर। देखो यहाँ पे
केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एसिड एंड बेसिस। एनसीईआरटी में देखोगे तो इस चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम लिखा है सिर्फ, ठीक है ना, तो वो इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है। हाँ, न्यू चैप्टर। एनसीईआरटी में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर लिखा है, एनसीईआरटी में तो ये लिखा है हेडिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। एक तो है केमिकल इक्विलिब्रियम जो यहां पर लिख कर आया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये थोड़ा आसान होता है, जो स्टार्टिंग है हमारी। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा इससे केमिकल से थोड़ा अच्छा लेवल है इसका, है ना, तो आसान है केमिकल और इससे थोड़ा अच्छा लेवल है आयनिक में। एनसीईआरटी में उन्होंने दो में क्लासिफाई नहीं किया है, एक में ही मिक्सअप कर रखा है, ठीक है। तो हम दो पार्ट पढ़ेंगे, केमिकल और आयनिक। तो हम पहले इस केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चलो तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। यहां देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम हेडिंग लिखकर आ रही है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम ही चल रहा है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम को बढ़ाने से पहले इसमें सबसे पहले जो बेसिक इक्विलिब्रियम होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, उनके बारे में बात करेगा, फिर धीरे धीरे केमिकल इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, ठीक है। पहले तो सिंपल इक्विलिब्रियम पे बात करेगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, आप क्या समझते हो इक्विलिब्रियम से। पढ़ो इसको जरा। इक्विलिब्रियम इज अ जनरल टर्म यूज्ड इन एवरी एस्पेक्ट वेदर इट इज, सब जगह यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक एग्जांपल। इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ, कि अगर आप फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। When all the forces act upon an object are balanced, then the object is said to be in a state of equilibrium. जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरीके से आपने लगाए हुए हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर है, तो हम बोलेंगे कि सारे फोर्स बराबर हैं, कि वो सब ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, 30 न्यूटन का फोर्स उधर की तरफ लगा है, लेफ्ट की तरफ, और 30 न्यूटन का राइट की तरफ। क्या ये बॉक्स कहीं पर जाएगा? तो मैं बोलूंगा ये बॉक्स इक्विलिब्रियम पर है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहा है। फिर एक फोर्स नीचे लगाया 15 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया ऊपर 15 न्यूटन का, अब कहीं जाएगा ये? अभी भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, ठीक है। तो ये जो स्टेट आपको इसकी दिख रही है कि इस पर फोर्स लगने के बावजूद भी इसकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये बॉक्स इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। फिजिक्स वाली जो फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। कुछ इक्विलिब्रियम स्टैटिक होते हैं, कुछ इक्विलिब्रियम डायनेमिक होते हैं। तो ये स्टैटिक वाला इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई चेंज है ही नहीं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक जगह, ठीक है। तो ये है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी है प्लस जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है एक जगह, कुछ भी मूवमेंट नहीं है किसी भी जगह पर, तो हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। और ये एक हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट यहां पर आएगा। अच्छा, एक होते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम से पहले फिजिक्स का एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बताते हैं। मान लो एक कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पे, ये कंटेनर है और इसमें मैंने वाटर को फिल कर दिया है, ये रहा वाटर, ठीक है। यहाँ पर एक हल्का सा होल कर दिया है इसमें, एक दूसरा कंटेनर यहाँ रख दिया है और ये वाटर यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। तो जिस रेट से वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है उसी रेट से वाटर को मैं ऊपर से गिर रहा हूं, तो बताओ इसकी हाइट में कोई चेंज होगा? इसका मतलब हाइट इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, मतलब प्रोसेस चल रहा है, वाटर यहां से बाहर आ रहा है, इनलेट भी हो रहा है, आउटलेट भी हो रहा है, फिर भी इसकी हाइट क्या है? कांस्टेंट। ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस रुका नहीं है, चल रहा है प्रोसेस, ठीक है।
और जो इससे पहले ब्लॉक वाला एग्जांपल दिया था वो भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, वो ब्लॉक एक जगह रुका हुआ है, वो ब्लॉक चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट मूवेबल पोजीशन में नहीं है। तो ये तो फिजिक्स के इक्विलिब्रियम थे। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या इक्विलिब्रियम पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आपके पास आएगा, एक ये क्लोज्ड कंटेनर लिया है, इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर लिया है, एक डिश है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर, डिश कंटेनिंग वाटर इन अ क्लोज्ड जार। जार क्या है, ये क्लोज्ड है, बंद है। ये मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर देखा है कभी? नहीं देखा। तो मैनोमीटर इस तरीके से होता है, फिजिक्स में आप इसको पढ़ोगे, यू शेप ट्यूब होती है ये वाली, यू शेप, इसमें मरकरी को भर देते हैं। किसको भर देते हैं? मरकरी। जैसे थर्मामीटर में मरकरी भरी होती है, उस तरीके से इसमें मरकरी को भर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनोमीटर। अभी इसका काम क्या होता है, ये फिजिक्स में आएगा। इसका काम होता है प्रेशर को मेजर करना। कैसे? अच्छा, वाटर की वेपर बनेगी, वाटर तो एवपोरेट होता है ना धीरे धीरे, तो ये बन रहा वाटर की वेपर, ठीक है। अब इसको आप इसको ऐसे समझो, जब हम जी चैप्टर पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, वहां भी आएगा ये। मान लो एक कंटेनर है इसी तरीके का, क्लोज्ड ही लेना है, क्लोज्ड। इसमें क्या होगा, मैं इसकी सिचुएशन बता रहा हूं कि इसमें हो क्या रहा होगा। ये जो मैंने यहां पर बनाया है, इसमें हो क्या रहा होगा, इसी में बता देता हूं। ये वाटर, क्या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, है ना। ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये वेपर में कन्वर्ट क्यों होंगे, आपने देखा होगा, वो इसलिए क्योंकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो नीचे होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जो ऊपर है वो इसलिए तो ऊपर है क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, और जो नीचे है वो इसलिए नीचे है क्योंकि एनर्जी क्या है, कम। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेंगे, अच्छा, जो मॉलिक्यूल यहां पर होगा बिल्कुल बीच में होगा, तो क्या आसपास के मॉलिक्यूल उसको पकड़कर खींच रहे होंगे अपनी तरफ? भाई अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है? तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में मिक्स रहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। अगर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ना होता तो सारे मॉलिक्यूल आपस में स्टिक ना हो पाते। तो वाटर के जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपस में कोहेसिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल बिल्कुल मिडिल में है, जो मॉलिक्यूल यहां पर है, उसको सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पकड़कर खींच रहे हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल एज्यूम किया, आसपास के मॉलिक्यूल अपने तरफ पकड़कर इसको खींच रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, बिल्कुल सरफेस पर है, तो उस पे देखो फोर्स कहां पर लग रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है ना, ऊपर तो वाटर ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होना है तो इसको सिर्फ ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है, ठीक है। और इस ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से लाएगा, एटमॉस्फेयर में है तो सही एनर्जी, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा, ये ब्रेक करेगा और किस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में, है ना। तो लिक्विड से किस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी आप वाटर गिलास में लो, किसी भी चीज में लो, तो हमेशा याद रखना कि वाटर का इवोपरेशन जो होता है, आपने पढ़ा है, वो हर टेम्परेचर पर होता है। एक होता है इवोपरेशन, एक होता है वेपराइजेशन। दोनों में क्या फर्क है इनमें? हाँ, इवोपरेशन कोई भी टेम्परेचर पर होता है एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, और वेपराइजेशन शार्प बॉइलिंग पॉइंट पर होता है 100। जब आप किसी पानी को गैस के ऊपर रख के गर्म करना शुरू कर देते हो तो वो इवेपोरेशन है, जब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। और जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम उसको बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। फ्रिज के अंदर से बर्फ निकालते हो तो उसमें से भी वेपर निकलती है, तो वो इवेपोरेशन है, क्योंकि वो 100 से नीचे टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो आपने ऐसा करके भी देख सकते हैं, आज घर जाके देखना है, खाली बोतल लेना इस तरीके से, और उसमें आधा उसको फिल करना वाटर से, है ना। आधा फिल करने के बाद उसको यहाँ ऊपर से ढक्कन क्लोज कर देना। सुबह उठ के देखना, यहाँ पर आपको वाटर की ड्रॉपलेट जमी हुई मिलेगी, यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट जमी हुई मिलेगी। ठीक है, अभी कभी आपने ऑब्जर्व भी किया हो, वो इस वजह से होता है कि इवोपरेशन तो हर टेम्परेचर पर होता है। बोतल में पानी रखा है, रूम टेम्परेचर है, भले ही सर्दी विंटर है कोई बात नहीं, लेकिन हर टेम्परेचर पर होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एवोपरेट होंगे, है ना, एवोपरेट होंगे। एवोपरेट होने के बाद जब ये यहां से इससे टकराएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि टकराने पर भी कंडेंसेशन हो जाता है ना। अब इसमें एक चीज और है, जब कोई चीज किसी से टकराती है तो उसकी एनर्जी में लॉस होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कि आप फर्श के ऊपर बॉल ऐसे फेंकते हैं, मान लो इस हाइट से छोड़ूं, क्या उसी हाइट पर वापस आ जाएगी? क्योंकि जब उसका कोलिजन हुआ नीचे जाकर तो कुछ एनर्जी उसकी खत्म हो गई, तो थोड़ा कम हाइट तक ऊपर आएगी। मतलब जब भी कोलिजन होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है ना। तो आप ये सोचो, जब एक गैस का मॉलिक्यूल बोतल की दीवार से जाकर टकराएगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो ये कंडेंस हो जाएगा और ड्रॉपलेट के फॉर्म में कहां पर जम जाएगा? बोतल की अंदर की जो दीवारें हैं ऊपर, जहां खाली स्पेस है, वहां पर जाकर वाटर की ड्रॉपलेट वहां पर जाके जम जाएंगी। कुछ वाटर की ड्रॉपलेट नीचे भी आ जाएंगी, है ना। जब ये वाटर की ड्रॉपलेट थोड़ा भारी हो जाएंगे तो नीचे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन हमारी ऐसी आएगी कि जिस रेट से इवोपरेशन हो रहा होगा, स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये होता है, अगर कंटेनर ओपन है, मान लो अगर ये कंटेनर ओपन रखा हुआ है आपने, दो सिचुएशन देखो। पहली कंडीशन है कंटेनर ओपन। अब बताओ, कहीं पे वाटर की ड्रॉपलेट जमी मिलेगी आपको? अब तो सारा कहां पर चला जाएगा? सारा पानी जितना भी वेपर में कन्वर्ट होगा, सबका सब कहां चला जाएगा? वेपर में। यानी कि जब कंटेनर ओपन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी फेनोमेना देखने को मिलेगी? इवेपोरेशन। सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी कंटेनर को अगर आप क्लोज्ड कर दें और कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करें, तो एक फेनोमेना और स्टार्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कि कंटेनर को क्लोज करने पर कौन सी फेनोमेना एग्जिस्टेंस में आई? कंडेंसेशन। कौन सी फेनोमेना ऐसी थी, कंटेनर ओपन हो या क्लोज्ड हो फर्क नहीं पड़ रहा? इवोपरेशन। इवोपरेशन ओपन कंटेनर में भी होता है और क्लोज कंटेनर में भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने कंटेनर ओपन रखा या क्लोज रखा, इवोपरेशन तो चलता रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल थे, एवोपरेट हो गए। तो यहां भी क्या था, 10 मॉलिक्यूल एवोपरेट हो रहे थे। तो जैसे ही 10 मॉलिक्यूल एवोपरेट होकर खाली जगह में पहुंचेंगे, तो ये अब ये टकराना शुरू कर देंगे इधर उधर। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई 10 में से ऐसा तो है नहीं सारी कंडेंस हो जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना एकदम से सारी कंडेंस हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूं भाई ऐसा हो सकता है कि 10 में से मान लो 3 कंडेंस हो गए होंगे। जब ये 10 एवोपरेट हो गए तो नीचे के 10 मॉलिक्यूल और हैं, वो फिर से एवोपरेट होंगे। 10 में से 3 कंडेंस हो गए थे, यहां पर कितने बचे वेपर फॉर्म में? 7। 10 फिर नीचे से आ रहे हैं, तो अब कितने हो गए जी? तो जब स्टार्टिंग थी तब यहां खाली स्पेस में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल थे, वही टकरा के कंडेंस हो रहे थे। अब नीचे से 10 और आ गए, कितने हो गए टोटल? 17। तो अब ज्यादा कंडेंसेशन होगा पहले, क्योंकि अब कोलिजन बढ़ चुका है, भीड़ बढ़ चुकी है ना, तो अब कंडेंसेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि मान लो 5 मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए। फिर नीचे से, क्योंकि एवोपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एवोपरेट होता रहेगा उसी रेट से जिस रेट से वो ओपन कंटेनर में हो रहा था। फिर एवोपरेट होगा, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एम्प्टी स्पेस में और बढ़ जाएंगे, कोलिजन और बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन और बढ़ जाएगा। मैं मानता हूं कि भाई 8 कंडेंस होना स्टार्ट हो गए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मान लो 10 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, उतने ही एवोपरेट हो रहे हैं, उतने ही क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? कंडेंसेशन, ठीक है। इससे आगे सिचुएशन नहीं जाएगी, ठीक। इस सिचुएशन को जहां पर, इसको बोल सकता हूं मैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया, इसको बोल सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू
रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों क्या हो जाएंगे? तो इस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर, अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। घर में हम डेली इसको देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, कोई रिएक्शन नहीं है, वाटर और लिक्विड, वेपर और लिक्विड का सिंपल इक्विलिब्रियम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो यहाँ वेपर होंगी कुछ ना कुछ खाली जगह भाई। अब तो इक्विलिब्रियम आ गया ना, कुछ लिक्विड में होगा वाटर और कुछ किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म। तो ये जो वेपर होंगी तो वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? वेपर प्रेशर लगाती है कि नहीं लगाती है? गैस प्रेशर लगाती है नहीं लगाती है? गैस को तो प्रेशर होता है, वेपर भी क्या है? गैस ही है। तो ये इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? दीवारों पे भी लगाएगी कंटेनर के, है ना? तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगा रही है इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्लास 12th में फिर आएगा ये वेपर प्रेशर, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है और इस चैप्टर में भी। ये 3 जगह है, क्लास 11th में 2 जगह है, स्टेट्स ऑफ मैटर में और इस चैप्टर में, और क्लास 12th में 2nd चैप्टर में है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर समझे क्या हुआ? वेपर प्रेशर होता है, देखो अगर मैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बोलूं, when rate of evaporation becomes equals to rate of condensation, at this situation vapor present in the empty space of the container apply a force on the surface of water. This pressure is known, apply a pressure on the surface of water level, this pressure is known as vapor pressure. इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब यहां पर आप ये समझो, तो जब यहां वेपर प्रेशर आ जाएगा तो वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेपर प्रेशर क्या है? तो जिस प्रेशर से वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगा रही होंगी उसी प्रेशर पर चारों तरफ लगा रही होंगी, उसी प्रेशर पर यहां पे लगा रही होंगी, है ना भाई? उसी प्रेशर से तो इसके लेवल पर प्रेशर लगा रही होंगी, तो क्या होगा? ये लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। तो मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर हमें कंटेनर के अंदर का प्रेशर बता देगा, जो कि निकल कर आएगा वेपर प्रेशर। तो इसको ऐसे डिसाइड करते हैं, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, दोनों की हाइट मेजर कर लेते हैं और इस हाइट से हम क्या मेजर कर लेते हैं? प्रेशर, है ना? फिजिक्स में आप फॉर्मूला पढ़ोगे प्रेशर का, रो जी एच। पढ़ा है क्या कहीं? नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना कि जिस हाइट, ये है लिक्विड की हाइट, जी जानते होंगे क्या होता है, और रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अगर हमारे पास हाइट आ जाएगी तो मैं प्रेशर को मेजर कर लूंगा और इस तरीके से कंटेनर के अंदर का प्रेशर मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन किया है ना? तो वेपर प्रेशर समझ जाओगे क्या होता है? वेपर प्रेशर बोले तो वेपर का प्रेशर। अच्छा बताओ, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, मतलब बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो वेपर ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? ज्यादा वेपर बनेगी तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा वेपर बनेगी तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगी कम अप्लाई करेंगी? तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कम आएगा? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या चाय तो आई नहीं? मैंने नहीं कही थी। नहीं चाय नहीं है यहाँ पे, पता नहीं। आप देखो यहाँ पे। हाँ, ये वेपर प्रेशर को समझ आया कि नहीं आया? इसकी डेफिनेशन लिखो आप वेपर प्रेशर की, इसमें नहीं आएगी ना वो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिख लो। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख लो, जहां पर ये बनाओगे उसके साइड में नोट में लिख लेना। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगी लेकिन फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं। एक सिंपली ये वाला डायग्राम बना लेना, कुछ मॉलिक्यूल एवोपरेट होते हुए दिखा देना
कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होते हुए दिखा देना और यहां लिख देना रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हाँ भाई लिखो इसमें जरा। When ऐसे लिखना पहले इन अ क्लोज कंटेनर, यहां से स्टार्ट करना। In a closed container, when rate of evaporation in a closed container, when rate of evaporation becomes equals to rate of condensation becomes equals to rate of condensation at this equilibrium stage vapor present in the empty space of the container, vapor present in the empty space of the container, apply a pressure on the surface of liquid which is known as vapor pressure of that liquid, which is known as vapor pressure of that liquid। ठीक है, चलो तो बस अब यहां वेपर प्रेशर आप समझ गए, बस आप यहां आगे देखो। ठीक है, यहां देखो क्या हुआ, दोबारा बोलो क्या, बस तो फिर तो देखो वाटर की वेपर, लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, यहां पर हमने वाटर लिया है तो वेपर भी किसकी बनेगी, वाटर की वेपर बनेगी यहां पर। ठीक है, पढ़ो जरा। When a liquid evaporates in a closed vessel, the molecules with higher kinetic energy move from the liquid surface into vapor phase। ये बात बोल दी मैंने कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी वो किस फेस में चले जाएंगे, वेपर फेस में चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, ये जाते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना। कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होते हुए दिख रहे हैं, यही प्रोसेस चलता रहेगा। ये गया वहां जाके टकरा के क्या हो जाएगा, ये कंडेंस। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी जितने मॉलिक्यूल एवोपरेट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होंगे, ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो उस कंडीशन पर वेपर प्रेशर आ जाएगा, मैनोमीटर की हेल्प से उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे, है ना। तो इस ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये रहा, ये सारे मॉलिक्यूल, सारे यहां तो सारे करके दिखा रखे हैं लेकिन सारे कंडेंस नहीं होंगे, जितने ऑपरेट उतने कंडेंस। तो वेपर में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा और लिक्विड में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। A number of liquid molecules from vapor phase strike back to the liquid surface and are retained in liquid। सही बात है, ऊपर जाकर टकरा के कंडेंस हो जाएंगे और फिर से कौन से फेस में चले जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। यही प्रोसेस चलता रहेगा। पढ़ो जरा। इट गिव राइज टू कांस्टेंट वेपर प्रेशर, इसकी वजह से कांस्टेंट वेपर प्रेशर आ जाएगा। Because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals the number of molecules returning into liquid from vapor form, this system is said to be in। क्या यही बात बोली थी मैंने कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब वेपर प्रेशर आ जाएगा, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर वेपर में जा रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल वेपर को छोड़कर किस में आ रहे होंगे, लिक्विड में। ये वाली स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी और इस स्टेट के अंदर प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, वेपर प्रेशर, और वे कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है,
वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। आप उस टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम वाटर लो, 2 किलोग्राम लो, 3 किलोग्राम लो, 4 किलोग्राम लो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 1 किलोग्राम वाटर है तो वेपर ज्यादा बनेगी, क्योंकि प्रेशर तो पर यूनिट एरिया निकाला जाता है, और पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल उतना ही प्रेशर लगाएंगे चाहे कितने ही वाटर की क्वांटिटी लो आप। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट आर कॉल्ड, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब इस वाली सिचुएशन में रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड, प्रोडक्ट क्या है, वेपर, दोनों किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम, दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हालांकि केमिकल रिएक्शन नहीं है लेकिन फिजिकल तो है। तो यहां पर वही एक्सपेरिमेंट है। तो देखो H2O लिक्विड फॉर्म में कहां पर रखा हुआ है, डिश के अंदर, है ना। R1 मतलब जिस रेट से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। R4 रेट, R4 क्या होता है, रेट। H2O किस में चला गया, वेपर। लेकिन प्रोसेस उल्टा भी तो हो रहा है, वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड, तो प्रोसेस बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है। उसका रेट क्या है, R2, दोनों, एक R1 है, एक क्या है, R2। वेयर R1 क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन, R2 क्या है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा जब ये दोनों रेट कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम R1 इज इक्वल्स टू R2, इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखो, मेक अ नोट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन बोथ फिजिकल एंड, ये मैंने बताया था, फिजिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखने को मिलता है। ठीक है। चैप्टर हमारा केमिकल पर है। अच्छा, इक्विलिब्रियम को डबल हेडेड एरो से दिखाया जाएगा, जो भी आपके सामने आया था। एक एरो आगे की तरफ हाफ, और एक एरो पीछे की तरफ। हाफ एरो है, फुल एरो नहीं है वो, है ना। देखो हाफ एरो है ना, एक फुल तो तब होगा ना जब एरो बना के उस पर साइन लगा दिया दो, ये हाफ वाला है ना, फुल एरो ये होता है। तो हाफ आगे की तरफ, हाफ पीछे की तरफ। ये साइन क्या दिखाएगा, इक्विलिब्रियम, ये साइन ही इक्विलिब्रियम का है। जहां पर आपको ये दिख जाए इसका मतलब रिएक्शन किस में है, मतलब आगे की तरफ भी जा रही है और पीछे की तरफ, दोनों तरफ चल रही है रिएक्शन। ठीक है। यहां देखो भाई, नेक्स्ट, द डबल हाफ हेडेड एरो इंडिकेट दैट द प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग ऑन, दोनों तरफ चल रहा है साइमल्टेनियसली, आगे फॉरवर्ड की तरफ भी और बैकवर्ड की, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है एक साथ। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या कहोगे। स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। देखो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, पहली बात तो ये समझो जो चैप्टर इक्विलिब्रियम है ये हम पढ़ रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन तो ऐसी होती है नेचर में जो बहुत फास्ट होती है, एक रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत स्लो होती है, बहुत ज्यादा, वेरी स्लो। वेरी स्लो का एग्जांपल, शेयर नहीं हो पा रहा सर, वो पता नहीं आदिल सर ने मना कर दी, हो नहीं रहा शेयर, बता दिया मैंने उनको। तो हाँ भाई, एक तो होती है वेरी स्लो जो बहुत स्लो होती है, एक होती है वेरी फास्ट जो बहुत, वेरी स्लो का एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सालों लग जाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती हैं उनको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत स्लो हो रही है, सालों लग जाते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती हैं उनका रेट आप मेजर कर नहीं सकते। जैसे कि आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर NaCl डाला, तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। मैंने बताया तो था, आपने मना नहीं कर दी थी। अरे मैंने कहा था नहीं आपसे, कह रहे थे बाद में अपलोड कर देंगे, तब से कहा हुआ
अपने वाले से करके देख लो। हाँ भाई, ये आवाज मत करो, ऑनलाइन चल रहा है, वो सारी खराब हो जाएगी क्लास, तुम्हारा ही नुकसान है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। बस हो तो गया। क्या हो? हाँ भाई, यहाँ पे देखो, हाँ भाई जल्दी चलो फटाफट। हाँ भाई, एक तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। हाँ भाई, तुम बीच में से उठो, चलो तुम सेकंड लास्ट वहां चलो कोने में। हाँ, मिडिल वाला, बहुत दिन हो गए तुम्हें ऐसे देखते देखते यार, परेशान करते रहते हो। हाँ भाई, एक तो बहुत फास्ट होती है और एक बहुत फास्ट का रेट मेजर कर नहीं सकते, स्लो का मेजर करने का कुछ फायदा नहीं है। तो कौन सी रिएक्शन देते हैं, या तो स्लो या फिर मॉडरेट। इक्विलिब्रियम में हम मॉडरेट रिएक्शन की रेट को मेजर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू मैनी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजी में भी आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिल जाएगा, नॉन बायोलॉजिकल में मिल जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस मेंटेन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है? कितना होता है ब्लड का पीएच? 34, 7.4 मेंटेन रहता है ना। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जब ब्रेक होगा, एक H प्लस निकालेगा, क्या बन जाएगा? बाई HCO3-1। नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस एग्जांपल फिजिकल इक्विलिब्रियम, स्केटिंग ऑन आइस। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप इसमें स्केटिंग होती है तो उसमें आप देखो कि बर्फ मेल्ट भी होता रहता है लेकिन पूरा मेल्ट भी नहीं होता। भाई अगर आप जहां स्केटिंग होती है वहां पर बर्फ की सरफेस पर आपको पानी भी दिखाई देगा लेकिन वो मेल्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आइस से कुछ अमाउंट में वाटर भी बन रहा है और वाटर से वापस से फिर क्या बन रहा है? आइस। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है, कैसे रहता है? जो ब्लड का पीएच को इंक्रीज करते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो रहे होंगे, जो डिक्रीज करते हैं वो वापस आ रहे होंगे। इक्विलिब्रियम मेंटेन है, पीएच मेंटेन रहता है ना। तो इक्विलिब्रियम बायोलॉजी में भी है, फिजिकल प्रोसेस में भी है, केमिकल प्रोसेस में है, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। कैन इक्विलिब्रियम प्रोसेस बी अप्लाइड फॉर एनवायरमेंटल प्रोसेस? एनवायरमेंट पे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ CO विद हीमोग्लोबिन is due to hemoglobin and CO in equilibrium. Hemoglobin or CO can equilibrium involving oxygen molecules and the hemoglobin be applicable in the transport and delivery of O2 from our lungs to muscles? ये तो जानते होंगे बायोलॉजी वाले। इक्विलिब्रियम भी तो मेंटेन रहता है। ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन मेंटेन होती है एक अमाउंट में। अगर उस वो अमाउंट कम हो जाए तो कुछ परेशानी होने लगती है ना, और ज्यादा हो जाए तब भी परेशानी होने लगती है।
तो एक अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, ऑक्सीजन एक बार डिसॉल्व होती है, एक बार बाहर आती है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल एक मेंटेन रहता है, यानी कि वहां भी आपको क्या है, इक्विलिब्रियम। ऑक्सीजन एक गैस है, ब्लड एक लिक्विड है, तो गैस का लिक्विड में इक्विलिब्रियम, गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम आ रहा है। गैस एक बार डिसॉल्व होती है फिर वापस आ जाती है बाहर, तो जिस वजह से इक्विलिब्रियम आने की वजह से ब्लड के अंदर गैस का एक अमाउंट फिक्स होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। आगे देखो, व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम भी रहता है और प्रोसेस चलता भी रहता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम रहता है और प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ना। When the reactant in a closed vessel at a particular temperature react to give product, the concentration of the reactant keeps on decreasing with increasing time and remains constant after some time। ठीक है, ये होगा हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आएगा ग्राफ, क्या ये क्या लिखा हुआ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब किसी वाटर को कंटेनर में आप भर के रखोगे तो जब आप इनिशियली देखोगे तो इनिशियली तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा था, नहीं ज्यादा था, तो स्टार्टिंग में तो इसका लेवल कम होगा। कब, जब तक रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवोपरेशन के बराबर नहीं हो जाता। एक टाइम आएगा इसका लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, वो टाइम क्या होगा, जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है उसमें पहले क्या होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ उतना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, तो प्रोडक्ट भी एक टाइम के बाद क्या आ जाता है, कांस्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अच्छा प्रोडक्ट इनिशियल में तो कुछ था ही नहीं, बाद में तो बनना शुरू होगा, है ना, जब बढ़ता रहेगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कैसी हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम आते ही सब चीज कांस्टेंट हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम आते ही सब चीज कांस्टेंट हो जाएगी। जो अभी हमने एग्जांपल देखा था, वाटर को क्लोज कंटेनर रखा था, तो वहां भी क्या होगा, वाटर की जो हाइट है पहले तो डिक्रीज होगी फिर आके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जितना वाटर एवोपरेट होगा उतना ही कंडेंस हो जाएगा, हाइट मेंटेन हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वहां हाइट कांस्टेंट है, रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जितनी रिएक्टेंट की है कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगी, प्रोडक्ट की एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी और एक टाइम के बाद जाके हो जाएगी कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कुछ टाइम बाद आएगा ये इक्विलिब्रियम। दोनों ग्राफ को आप एक साथ भी बना सकते हैं, ये दोनों ग्राफ एक साथ बना दिए गए। ठीक है, ये है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये वाली कौन सी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, after some time at a particular temperature there is no change in the concentration of the reactant and products. This stage of the reversible system is called as dynamic equilibrium। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। जैसे कि इस ग्राफ में अगर आपने ध्यान दिया हो, किसी ने पूछा नहीं कि ये दोनों ग्राफ एक जगह आकर मिल गए, ये क्या है, कंसंट्रेशन। ग्राफ ये भी हो सकता है, ग्राफ ये भी हो सकता है, ये वाला एक टाइम के बाद देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहता है सिर्फ रेट बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, यहां देखो, यहां कंसंट्रेशन देखो क्या बराबर है कि नहीं है। यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम के बाद, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम के बाद, ये। ठीक है नहीं, तो यहां पर ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट बराबर हो जाएगा, रेट आपको बराबर करना है। मतलब आप इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो ग्राउंड में गए आप दो, एक के पास 10 बॉल हैं, एक के पास 0 बॉल है। ठीक है,
इसके पास 10 बॉल है, इसके पास 0 बॉल है। बताओ बॉल कौन फेंकना स्टार्ट करेगा, राइट वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला? यानी कि रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट की तरफ से स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में कुछ होता ही नहीं है, 0 होता है। ठीक है ना? तो ये है चिंटू, ये है मिंटू, एक चिंटू है एक मिंटू। तो चिंटू ने बॉल अपना इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, पहली बॉल है ना, दूसरी बॉल। अब इसने जैसे इसके पास 2 बॉल आई तो उसके पास कितनी आ गई? 8 बॉल। ठीक है, अब इन दोनों ने कसम खा ली। क्या कसम खा ली? क्योंकि मेरे पास 8 मेंटेन रहेगी और तुम्हारे पास 2 मेंटेन। तो इसने फेंकी 2 बॉल, वापस से इधर क्या फेंक देगा? 2 बॉल। इसने फेंकी 1 बॉल, वापस से क्या फेंक देगा? तो दोनों के पास 8 और 2 मेंटेन रहेगी। ये भी इक्विलिब्रियम है। देखो रेट बराबर हो गया, रेट। ये कितनी बॉल फेंक रहा? 2, वापस कितनी बॉल आ रही? ये है रेट। तो ये तो बराबर है ना, लेकिन क्या कंसंट्रेशन बराबर है? ये चीज समझा रहा हूं मैं, नहीं समझे? एक सिचुएशन ये है कि भाई चिंटू ने कहा कि भाई पहले 5 बॉल फेंक देता हूं, ये 5 बॉल फेंक दी तो चिंटू मिंटू दोनों के पास कितनी होगी? 5। अब फिर उन्होंने कसम खा ली कि अब 5-5 ही मेंटेन रखनी है। फिर से इन्हें क्या करा? 2 बॉल फेंकी, मेंटेन 5-5 रखनी है, तो वापस कितनी बॉल फेंकनी पड़ेगी? ये चल रहा है प्रोसेस, उधर से वो 2 फेंकता है, इधर से वो 2, इधर से वो 2 फेंकता है, उधर से 2। तो बताओ अब भी रेट बराबर है क्या? अब कंसंट्रेशन भी बराबर है। इसका मतलब रेट बराबर होने के लिए, रेट बराबर अगर होगा तो कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट क्या होगा? बराबर। जब इक्विलिब्रियम आता है तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। जब ये वाली सिचुएशन थी तो इसके पास 2 बॉल थी, 2 की 2 कांस्टेंट रही है। इसके पास 8 बॉल थी, 8 बॉल की 8 बॉल कांस्टेंट मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? रेट बराबर है। 5-5 बॉल पे अगर इन्होंने देखा तो उसकी 5 की 5 मेंटेन है, इसकी भी 5 की 5 मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? क्योंकि दोनों का रेट क्या है? बराबर। कौन सा रेट? बॉल को फेंकने का रेट। ठीक है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट बराबर होता है, ना कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम का सिस्टम। अब आया समझ में कुछ नहीं? तो ये ग्राफ बराबर भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। After some time at a particular temperature, there is no change in the concentration of the reactant product. This stage of the reversible, ये तो बता दिया था, डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अटेनमेंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। Based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, it can be classified into, बहुत सारे ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया है इक्विलिब्रियम के बेस पर, वो देख लेते हैं। 3 ग्रुप हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ। हाँ इस ग्राफ को देखो। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है जी। आगे देखो, ये वर्टिकल लाइन इसलिए खींची क्योंकि इसके बाद दोनों चीज क्या हो चुकी हैं? तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है, आ रही। क्या ये भी इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, किसकी है? लेकिन इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि हमें कांस्टेंट देखना है ना कि इक्वल। और अगर इक्वल देखने की बात आ जाए तो क्या देखोगे? इक्वल। रेट इक्वल होता है, रेट, सिर्फ रेट इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पर। बाकी कुछ चीज इक्वल हो भी सकती है और इतनी बात कंफर्म है कि कांस्टेंट होगी। जैसे कि भी बॉल का एग्जांपल दिया था मैंने, दोनों के पास बॉल कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं हो सकती। लेकिन अगर दोनों के पास बॉल कांस्टेंट बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम रेट से बॉल एक दूसरे के पास फेंक रहे हैं। वो बॉल उनके पास बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये पूरा इक्विलिब्रियम का सिस्टम है। ठीक है, आगे देखो, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ।
ये जो ग्राफ अभी आपको दिखाया था इससे क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एट इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी लो। सही बात है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी इस ग्राफ से, क्योंकि रिएक्टेंट कहां था ऊपर, प्रोडक्ट कहां था नीचे, तो इस ग्राफ से तो ये ऑब्जर्वेशन निकल रहा है। The reaction in which only small amount of products are formed and most of the reactants remain unchanged at equilibrium stage। सिर्फ प्रोडक्ट कुछ ही अमाउंट तो बनता है, क्योंकि आप ग्राफ अगर ध्यान से देखो वो हल्का सी तो कंसंट्रेशन आई है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम ही बना है, ज्यादा नहीं बना प्रोडक्ट। और मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बहुत थोड़ा चेंज हुई है, मतलब वो भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो पीछे वाला ग्राफ है उसको ऑब्जर्वेशन लिख के जा रहे हैं देखकर। आगे देखो, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ भी जरा ध्यान से देख लो। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी लो और नेग्लिजिबल एट, देखो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट की देखो कितना कम हो गई और प्रोडक्ट की कितना ज्यादा बढ़ चुकी है, और एक टाइम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एट इक्विलिब्रियम, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रिएक्टेंट की क्या है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और विद नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। यस, इसके बाद ये क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी कांस्टेंट। रिएक्ट प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, लेकिन रेट बराबर हो जाएगा। जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा उस रेट से प्रोडक्ट वापस भी रिएक्टेंट में जा रहा होगा। ऑब्जर्व द ग्राफ, इस वाले को देखो, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेट तो बराबर हो ही जाता है इक्विलिब्रियम पर, बाय चांस यहां पर क्या बराबर हो चुका है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं, वो बराबर हो भी सकती है और कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट करना होता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, this graph reflects that at equilibrium stage there is a measurable constant concentration of both product and reactant, ठीक है। एक टाइम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी कांस्टेंट। बताओ जी क्या कहते हो। हाँ बोलो। All of these, the extent of reaction in equilibrium varies with temperature, concentration, pressure or all of these। रिएक्शन हमेशा याद रखना कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इनमें से आप कोई सी भी चीज चेंज करोगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि जैसे जैसे आप वाटर को गर्म करते जाओगे तो वेपर बढ़ती जाएंगी, तो अब आप तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। अगर आप सिर्फ एक खाली बोतल में आधा उसको पानी भर के रख दो, सुबह उठकर देखना वाटर की ड्रॉपलेट बनती दिख जाएंगी और उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, आपको दिखेगा नहीं, वाटर की ड्रॉपलेट दिख जाएंगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। उस बोतल को आप खोलना, हल्की सी आवाज भी आएगी आपको। आज घर जाकर करके देखना सब कि आधा बोतल लेना, आधा भर देना उसको और अपने पास रख के सो जाना। सुबह उठकर देखना वाटर की ड्रॉपलेट जहां पर खाली जगह एम्प्टी स्पेस वहां पर जमी मिलेंगी और आप ढक्कन जैसे ओपन करोगे तो आवाज भी आएगी। क्यों? जो वेपर एम्प्टी स्पेस में होगी वो निकलेगी, उसकी आवाज होगी वो, है ना। वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगी ना, है ना। तो हर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। अगर आप ऐसा ही इक्विलिब्रियम बॉइलिंग वाटर में आओ तो वहां भी आ जाएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में वेपर ज्यादा होगी। इसका मतलब तीनों चीजें
किसी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकती है। आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। आपने प्रेशर चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो तीनों चीजें किसको चेंज कर देती हैं? इक्विलिब्रियम को, एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर देती है। बताओ ए एंड बी। जब भी कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसको ऐसी कंडीशन पर कराया जाता है जहां पर आपको प्रोडक्ट एक अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाए, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो लैब हो। मान लो देखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आप खुद सोचो। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम में है, तो ए से बी बनेगा, बी से क्या बनेगा? मान लो आप बी बनाना चाहते हैं। देखो पढ़ाया क्यों जा रहा है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, मान लो आप एज ए इंजीनियर इंडस्ट्री में चले गए और आपको इक्वेशन दे दी, क्या फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन पढ़ाई थी, हैबर प्रोसेस NH2 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3, इसके ऊपर न्यूमेरिकल था। ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होती है। मान लो आपकी जो पोस्टिंग है उसमें कर दी गई जहां पर अमोनिया बनती है, और आप तो पढ़ कर गए हो कि भाई अमोनिया जो बनती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, और रिएक्शन किस में होती है? तो आपकी कोशिश ये रहेगी अमोनिया बनाओ, मतलब रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा कहां कराना है? आगे की तरफ। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो रिएक्शन ये आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी। मतलब आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है अमोनिया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया वो क्या होता है, वापस जाके क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो आपको कंटेनर के, जिस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से मिल रहे होंगे, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसमें जितनी भी चीजें केमिकल कंपोजिशन रखना है, इस तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपको अमोनिया से ज्यादा मिल जाए। इक्विलिब्रियम नहीं छेड़ सकते, ये तो जाएगा, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। आपको इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले, और ये इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा कहां पर आए? आगे की तरफ। तो इसलिए पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि कुछ रिएक्शन नेचर में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको कैसे कर पाओगे? बताओ, इंडस्ट्री में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पर ये सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। अमोनिया पता लगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया, अमोनिया बनी, वापस आए, फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन गई पीछे बैक होकर, अगर आपने कंडीशन नहीं पढ़ी इसकी। तो इसलिए आपको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल तक आपको अमोनिया बनानी होगी। ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम भी नहीं बन सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी नाइट्रो, आपको अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, अभी आगे आएंगी। कितना प्रेशर रखा जाए, कितना टेम्परेचर रखा जाए ताकि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले, ये पढ़ोगे आप इसमें। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। क्या कर दूं? अच्छा चलो देख लेंगे जो भी होगा।